नमस्कार मित्रों, सत्वायु आयुर्वेदा में आज हम बात करेंगे पंचकर्म विरेचन के बारे में। पंचकर्म में विरेचन को दूसरा स्थान दिया गया है। वमन, विरेचन, वसि, नस्य, रक्तमोक्षण। विरेचन को सामान्य भाषा में मेडिकेटेड परगेशन भी कहा जा सकता है। विरेचन का क्या अर्थ है? विरेचन दो शब्दों से मिलकर बना है, वि रेचन। वी का अर्थ है विशिष्ट और रेचन का अर्थ है जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम की 3 प्रक्रियाओं में पूरक, कुंभक एवं तीसरा रेचक। रेचक का अर्थ है दूषित प्राणवायु को बाहर निकालना। वैसे ही शरीर के दोषों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेचन और जो विशिष्ट रूप से यानी कि मल त्याग के मार्ग से जो रेचन कराया जाता है उसे विरेचन कहते हैं। यही कारण है कि वमन को कई बार ऊर्ध्व विरेचन भी कहा जाता है। विरेचन में भी वमन के ही समान अंतः स्नेहन, स्नेहन स्वेदन, इसके बाद विरेचन दिया जाता है और संसर्जन क्रम का पालन किया जाता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि औषधियों के द्वारा दिया गया परगेशन, लूज मोशन, इसी ही हम विरेचन कहते हैं। विरेचन और अतिसार यानी कि जो लूज मोशन होता है और विरेचन, इन दोनों में क्या फर्क है? दोषों के कारण अथवा इन्फेक्शन के होने के कारण जब दस्त लगते हैं, लूज मोशन लगते हैं तो इसे अतिसार कहा जाता है। जबकि जब औषधियों के द्वारा परगेशन कराया जाता है, लूज मोशन कराया जाता है तो इसे विरेचन कहा जाता है। यदि आयुर्वेद की भाषा में कहा जाए तो मृदु विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन कहा जा सकता है। मृदु विरेचन का अर्थ ये होता है जब मल पतला होकर द्रवित होकर बाहर निकलता है, उस स्थिति को मृदु विरेचन कहते हैं। जबकि तीक्ष्ण विरेचन की स्थिति में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिक्रेटरी हो जाता है, यानी कि पानी जैसा मल जब निकलता है, पानी निकलता है, तब इसे परगेशन या फिर तीक्ष्ण विरेचन कहते हैं। मृदु विरेचन 2 वजहों से होता है। कई औषधियां हैं जो मृदु विरेचक की तरह कार्य करती हैं, जैसे कि त्रिफला, आविपत्तिकर चूर्ण। कई लोगों का कोष्ठ मृदु होता है, उन्हें अगर हम कुछ ऐसे द्रव्य, आहार द्रव्य देते हैं जो कि तीक्ष्ण होते हैं तो उनके कारण भी लूज मोशन हो जाते हैं, मृदु विरेचन हो जाता है। जैसे कि उष्ण जल यानी कि गर्म पानी, दूध, गुड़, द्राक्षा यानी कि अंगूर या फिर मनुका जिन्हें कहा जाता है, या फिर घृत पान यानी कि अगर घी का पान कराया जाता है तो जिन लोगों का कोष्ठ मृदु होता है उन्हें उसके कारण भी लूज मोशन हो जाते हैं या फिर मृदु विरेचन हो जाता है। औषधीय रूप में सभी प्रोसीजर्स के साथ जो विरेचन किया जाता है वो अक्सर तीक्ष्ण विरेचन होता है। व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार इस तीक्ष्ण विरेचन की तीक्ष्णता को कम या ज्यादा रखा जाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का कोष्ठ मृदु है तो ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विरेचक औषधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का क्रूर कोष्ठ होता है यानी कि आसानी से पेट साफ नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में इन लोगों को बहुत तीक्ष्ण विरेचक औषधियां दी जाती हैं। विरेचन क्यों किया जाता है? आयुर्वेद में कहा गया है रोगा सर्वे अपि मंदाग्नौ सूत्राम उदराणि च अजीर्णे मलिनश्च अन्ने मल संचयात्। मतलब कि सभी जो रोग होते हैं वो पेट से शुरू होते हैं। मुख्यतः 3 कारण होते हैं रोगों के। पहला अजीर्ण के कारण, अजीर्ण का अर्थ है इनडाइजेशन होने के कारण। दूसरा मलिन अन्न के कारण यानी कि गलत तरीके का आहार विहार कर लेने के कारण। और तीसरा मल संचय के कारण, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है तो इसके कारण भी व्यक्ति को मंदाग्नि हो जाती है, यानी कि उसकी खाना पचाने की शक्ति और शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है और जिसके कारण कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विरेचन इन तीनों मूल कारणों पर कार्य करता है, अजीर्ण, मलिन अन्न और मल संचय। विरेचन के कारण जो भी मल का संचय होता है वो बाहर निकल जाता है। अगर मलिन अन्न के कारण कहीं भी आंत्र दूषित हुई है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं पर किसी तरह का इरोजन हुआ है या किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो बाहर निकल जाता है। और तीसरे अजीर्ण के लिए विरेचन देने के बाद यदि नियम पूर्वक संसर्जन क्रम का पालन किया जाता है तो अग्नि प्रदीप्त होती है। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का पंचकर्म कराने में यानी कि वस्ति कराने में, वमन कराने में और तीक्ष्ण विरेचन कराने में भी समर्थ ना हो तो उसे मृदु विरेचक औषधियां देकर बेसिक पैथोलॉजी को यानी कि जो मूल कारण है रोगों का उसे कम करने का प्रयास किया जाता है। विरेचन कब देना चाहिए? विशेषतया विरेचन पित्त संबंधी रोगों में दिया जाता है। विरेचन स्पेशली शरद ऋतु में दिया जाता है। शरद ऋतु में पित्त स्वभाव से ही दुष्ट होता है, इसलिए शरद ऋतु में विरेचन कराते हैं। रोग के अनुसार, रोगी के अनुसार जरूरी सावधानियां लेते हुए किसी भी ऋतु में विरेचन कराया जा सकता है। विरेचन कराने के क्या क्या लाभ होते हैं और किन किन परिस्थितियों में विरेचन कराया जाता है? पित्त से संबंधित जितने भी स्किन डिजीजेस होते हैं, जितने भी त्वचा के रोग होते हैं उनमें विरेचन कराया जाता है। कुष्ठ में, विसर्प में, डायबिटीज यानी कि प्रमेह रोग में, ऊर्ध्व शरीर से अगर किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही हो यानी कि खांसी या थूक में अगर आ रहा हो या उल्टी में रक्त आ रहा हो तो ऐसी कंडीशन में विरेचन कराया जाता है। फिस्टुला यानी कि भगंदर की कंडीशन में, जिसे कि बवासीर भी कहते
कहते हैं, उसकी कंडीशन में भी विरेचन कराया जाता है। एब्डोमिनल डिजीजेस जितने भी होती हैं, जैसे कि अल्सर यानी कि जिसमें इंडाइजेशन भी हो, जिसमें कि खाना पच ना रहा हो और उल्टी या फिर मल के द्वारा कहीं से भी ना निकल रहा हो, ऐसी कंडीशन में विरेचन कराया जाता है। पेट में अगर कीड़े हो यानी कि वॉर्म इन्फेस्टेशन हो, जंतु जिन्हें कहा जाता है, कृमि हो, तो ऐसी कंडीशन में भी विरेचन कराया जाता है। बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हो, अरुचि हो यानी खाने की बिल्कुल भी इच्छा ना होती हो, जॉन्डिस हो, पीलिया या काविड जिसे कहते हैं यानी कि जिसे कामला या हलीमक आयुर्वेद में कहा जाता है, नाक, मुंह या आंखों से बहुत ज्यादा श्राव हो रहा हो, जैसे कि बार बार बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहा हो, आंखों से नाक से पानी निकल रहा हो, श्वास यानी कि अस्थमा की कंडीशन में, कास यानी कि कफ की कंडीशन में, आंखों में जलन हो रही हो, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो या कैटरेक्ट की कंडीशन में, तिमिर की कंडीशन में भी विरेचन कराने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त चेहरे पर नीले काले धब्बों के लिए नीलिका यानी पूर्ण शरीर में अगर कहीं भी नीले काले धब्बे आ रहे हों, इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा जिनका सिर दर्द करता हो, अक्सर ये सिर दर्द पित्त दुष्टि के कारण होता है। इसके अतिरिक्त पेट में या पेट की दोनों तरफ अगर दर्द हो रहा हो, शरीर में जगह जगह फोड़ आ रहे हों, इसके अतिरिक्त एनीमिया की कंडीशन में, उन्माद अपस्मार यानी कि साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर में, इसके अलावा किसी भी तरह के इपिलेप्सी यानी कि सीजर में, अर्बुद या गलगंड में यानी कि किसी भी तरह का अगर ट्यूमर हो रहा हो तो उसकी कंडीशन में, इसके अतिरिक्त वात रक्त में यानी कि गाउटी आर्थराइटिस में, हर्निया में, स्प्लीनिक डिजीज में, अगर योनि से संबंधित रोग हो, गर्भाशय से संबंधित रोग हो या स्त्री को किसी भी प्रकार से आर्तव से संबंधित रोग हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, तब भी कई बार विरेचन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन्हें इनओव्यूलेशन हो यानी कि ओवम नहीं निकलता है, इस तरह की परेशानी बताई गई है, पीसीओडी बताया गया है, ऐसी कंडीशन में भी विरेचन बहुत फायदेमंद होता है। जीर्ण ज्वर की कंडीशन में यानी कि बहुत समय से बुखार आ रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी विरेचन कराया जाता है। जहाँ भी पित्त बढ़ा हुआ हो या दुष्ट हो, ऐसी कंडीशन में विरेचन कराया जाता है, क्योंकि जैसे जलते हुए घर में अग्नि के शांत हो जाने पर शांति मिलती है, इसी प्रकार किसी भी पित्त और रक्त से संबंधित रोग में पित्त निकल जाने पर शांति मिलती है। कई स्थानों पर हमने वमन में, विरेचन में, वस्ती में ये समझा होगा कि कई सारे ऐसे रोग हैं जिनके लिए वमन भी बताया जाता है, विरेचन भी बताया जाता है और वस्ती भी बताया जाता है। इसका कारण यह है कि वैद्य अपने अभ्यास के अनुसार रोगी की परिस्थिति देखते हुए उसमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, किस स्थान पर दोष बढ़ा हुआ है और किस कंडीशन में है, उसके अनुसार ही कौन सा पंचकर्म करना चाहिए ये डिसाइड करते हैं, इसका निर्णय लेते हैं। क्योंकि वमन, विरेचन, वस्ती ये तीनों ही आंत्र से संबंधित पंचकर्म हैं। इन तीनों में ही आंत्र में औषधियां देकर दोषों को बाहर निकाला जाता है। इसलिए ये तीनों में से कोई भी पंचकर्म एक साथ नहीं कराए जाते हैं। एक पंचकर्म कराने के कम से कम 7 से 15 दिन के बाद ही दूसरा पंचकर्म कराया जाए। जैसे कि विरेचन देने के 7 से 9 दिन के बाद बस्ती दी जा सकती है, इसी प्रकार वमन देने के 15 दिन के बाद आप विरेचन दे सकते हैं। जबकि अन्य दो पंचकर्म यानी कि नस्य और रक्त मोक्षण, इनका संबंध आंत्र से नहीं है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में औषधियां नहीं दी जाती हैं। नस्य के संबंध में नाक से औषधियां दी जाती हैं और रक्त मोक्षण के संबंध में रक्त बाहर निकाला जाता है। इसलिए इन दोनों ही पंचकर्मों को स्थिति के अनुसार अन्य पंचकर्मों के साथ किया जा सकता है। विरेचन किसमें नहीं करना चाहिए? बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में, वृद्ध लोगों में जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिन्हें इनडाइजेशन हो यानी कि खाना बिल्कुल नहीं पचता हो, छतगुद यानी कि फिशर हो या नीचे कोई घाव हो आंत में, या मलत्याग की जगह पर अगर एनस में कोई घाव होता है तो उसकी कंडीशन में भी विरेचन नहीं कराया जाता है। मुक्त नाल यानी कि ऐसी कंडीशन कि जब पेशेंट को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि उसे मल त्याग हो गया है, उसके स्फिंक्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत ही वृद्ध अवस्था में तब भी विरेचन नहीं कराया जाता है। निरूहवस्ती देने के तुरंत बाद, इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट के केस में, अभी फीवर आना शुरू हुआ हो, बहुत ज़्यादा शरीर में रुक्षता हो, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रूर कोष्ठ हो और सालों से कॉन्स्टिपेशन अजीर्ण की समस्या हो, तो उन्हें भी पंचकर्म में विरेचन नहीं कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भिणी को, जिनमें मल के साथ रक्त आता हो, विरेचन कैसे कराया जाता है? प्रोसीजर ऑफ विरेचन। विरेचन में भी वमन की तरह पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म किए जाते हैं। पूर्व कर्म में अंतः स्नेहन स्वेदन किया जाता है। मुक्त
मुख्य कर्म में विरेचन और पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम किया जाता है। स्नेहन वमन के ही समान 3 से 7 दिन किया जाता है। घृत, तेल, वसा, मज्जा अकॉर्डिंग टू पेशेंट की डिजीज कैसी है और किस तरह की कंडीशन है उसके अनुसार ही घृत, तेल, वसा, मज्जा और उसकी मात्रा डिसाइड की जाती है। वैद्य अपने अभ्यास के अनुसार पेशेंट को कितने दिन स्नेहन देना है इस बात का डिसीजन लेते हैं और सम्यक स्नेहन के लक्षण आने तक पेशेंट को स्नेहन कराया जाता है। कुछ लोग 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml, 120 ml ऐसा करते हुए 5 दिन ही स्नेहन देते हैं। कुछ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा करते हुए 7 दिन स्नेहन देते हैं। कुछ 4 दिन ही 30, 60, 90, 120 ऐसे स्नेहन दिया जाता है। सम्यक स्नेहन के लक्षण क्या हैं? सम्यक स्नेहन होने पर रोग की शांति, बल की प्राप्ति, इसके अलावा नींद अच्छी आना, शरीर में स्निग्धता आना, इसके अतिरिक्त मल कड़क नहीं होता है। ये सारे लक्षण अगर आते हैं पेशेंट को तो सम्यक स्नेहन हुआ है, यानी कि अच्छा स्नेहन हुआ है। इसके बाद 3 दिन का गैप लेना चाहिए जिसमें कि बाह्य स्नेहन स्वेदन कराया जाता है, यानी कि अभ्यंग और साथ में वाष्प स्वेद, टी स्वेद आदि कराया जाता है। इसके बाद विरेचन के 1 दिन पहले पित्तवर्धक आहार लेने के लिए कहा जाता है। कोई भी स्पाइसी चीज जिससे कि पित्त वृद्धि हो ऐसा आहार विहार लेने के लिए कहा जाता है। विरेचन के दिन सुबह सुबह मल त्याग करने के बाद स्वच्छ होकर पेशेंट को दूध पिलाकर के बाद विरेचन कल्प दिया जाता है। विरेचन करने के लिए कई तरह के कल्पों और औषधियों का प्रयोग किया जाता है। त्रिव्रत अवलेह, कल्याणगुलम, इच्छाभेदी रस या फिर मधुसैंधव विरेचनोपक औषधियों के साथ में विरेचक निषोधाति क्वाथ का प्रयोग किया जा सकता है। विरेचन औषधियां देने के 2 से 3 घंटे के बाद विरेचन होना शुरू होता है, जिसमें कि सबसे पहले मल, फिर औषधि, इसके बाद में पित्त, कफ और वायु, इस प्रकार से दोष निकलते हैं। पश्चात कर्म विरेचन में वमन के समान धूमपान नहीं कराया जाता है। विरेचन में उस दिन पेशेंट को आराम कराते हुए उसके बाद संसर्जन क्रम यानी पेयादि क्रम का प्रयोग किया जाता है। संसर्जन क्रम में पेया से शुरुआत की जाती है। विरेचन की कंडीशन में भी क्योंकि दोष बाहर निकलते हैं इस वजह से अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए पेयादि क्रम का पालन करते हुए रोगी की अग्नि को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। पेयादि क्रम के लिए सबसे पहले पेया, विलेपी, यूष, पतली खिचड़ी, गाढ़ी खिचड़ी, मांस रस भात, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगर सही प्रकार से पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एवं पश्चात कर्म का प्रयोग करते हुए विरेचन कराया जाता है तो रोगी को निश्चित ही उसके रोगों में लाभ मिलता है। कई बार कई सारे पेशेंट में जैसे कि जिनमें इनफर्टिलिटी है, जिनमें कि ओवम नहीं निकलता है, इनओव्यूलेटरी साइकिल है, ऐसी कंडीशन में एक बार विरेचन कराने पर ही ओव्यूलेशन होने लगता है। इसके अतिरिक्त स्किन डिजीजेज में, जीर्ण ज्वर में बहुत लाभ मिलता है। मैंने अपने कोविड के वीडियो में भी ये बताया था, क्योंकि यह एक प्रकार का ज्वर है और ज्वर के समाप्त हो जाने पर विरेचन कराने की सलाह दी जाती है और अगर विरेचन का प्रयोग किया जाता है तो उसके पश्चात में किसी भी तरीके के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। क्या विरेचन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? विरेचन में भी अयोग या अतियोग होने पर साइड इफेक्ट्स आते हैं। अयोग का अर्थ है कि जिस प्रकार से विरेचन होना चाहिए, अगर विरेचन उस प्रकार से नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, अच्छी तरीके से नहीं होता है, या फिर विरेचन के स्थान पर वमन होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसे अयोग कहा जाता है। वहीं अगर जरूरत से ज्यादा विरेचन होता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा दुर्बलता आने लगती, ऐसी कंडीशन में इसे अतियोग कहा जाता है। विरेचन का अयोग होने का मुख्य कारण होता है यदि किसी पेशेंट को विरेचन दिया जा रहा हो और उस समय उस पेशेंट में कफ का उत्क्लेश हो, तो ऐसी कंडीशन में औषधि देने के बाद पेशेंट को विरेचन की बजाय वमन हो जाता है, यानी कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि औषधि बहुत ज्यादा दुर्गंधित होती है, इसके अलावा रात का भोजन ना पचा हो और जो औषधि हो वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण लग रही हो, पेशेंट को अप्रिय लग रही हो, ऐसी कंडीशन में भी कई बार विरेचन औषधि देने पर वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है। अयोग की कंडीशन में पेशेंट को तीक्ष्ण वस्तु देकर विरेचन द्रव्य एवं बढ़े हुए दोषों को निकालना चाहिए। अतियोग की कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा दुर्बलता, शरीर में दर्द होना, इसके अलावा सिर में दर्द होना, कमजोरी आना, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सबसे पहले तो लाजामंड देकर विरेचन को रुकवाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्राही औषधियां देकर पेशेंट का सबसे पहले विरेचन रुकाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शरीर में जल की कमी ना हो, इसके लिए लाजामंड, उबले हुए पानी में खांड शर्करा, ये सब करते हुए विरेचन रुकवाने का प्रयास करना चाहिए। अगर सम्यक तरीके से आदेशों का पालन नहीं होता है, स्नेहन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी अतियोग या अयोग हो सकता है। परंतु यदि विरेचन का सम्यक योग होता है और अच्छी तरीके से विरेचन होता है तो पेशेंट को रोगों में निश्चित ही बहुत आराम मिलता है। इसलिए नियमित रूप से पंचकर्म कराते रहें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।
अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब